दोस्तों को मैं रोज़ आपके लिए नए वीडियो लाता हूँ, लेकिन अभी तक वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा। बहुत लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथ ज़रूर दीजिए, और अगर कुछ अच्छा ना लगे तो कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर सुधार करूँगा। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। शोर मचाओ, देखो ज़रा अपना चालाक और धोखेबाज चेहरा। इस बार इतना बेवकूफ़ कैसे बन गया? गहराई से उसे घूरते हुए बैली यूयू ने एक पल को कुछ अनहोनी न महसूस की, फिर जोर से हंस पड़ी। तुम्हें डर नहीं लगा कि वो सच में तुम्हारी सोल को मिटा दे, तुम्हारी लाश भी न बचे और रोने का भी मौका न मिले? हे, मैंने इससे भी बड़े खतरे देखे हैं पहले। ये क्या चीज़ है? एक लंबी सांस छोड़ते हुए जुओ फैन ने टालते हुए कहा, अब भी वही बात है। अगर किसी को अपनी जान लौटानी है तो उसे ईमानदारी से लौटानी चाहिए। सामने वाले को वो मौका देना चाहिए कि वो सच में तुम्हारी जान ले सके। हाँ, इस बार मेरी डबल सोल फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। चाहे वो अपनी पूरी ताकत भी लगा ले, वो मुझे मार नहीं सकती थी। भले ही मेरी ड्रैगन सोल को नुकसान पहुंचा हो, मेरा डोमेन स्पेस उन डैमेजेस को अब्जॉर्ब कर सकता है, बस जब तक वो लिमिट क्रॉस ना हो। कहने का मतलब, मैं अपनी जान फिर से पा लूँगा। जुओ फैन को गहराई से देखते हुए बैली यूयू की आंखों में हल्की हैरानी उभरी, और फिर वो मुस्कुरा दी। तुम बड़े अजीब इंसान हो, जान गंवाने के बाद भी शुक्रिया अदा कर रहे हो। अगर ये सब सामान्य तौर पर होता तो मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता उसे रीपे करने का। लेकिन बात यह है कि वो लड़की एक अलग रास्ते पर चल रही है। उसे मेरी मदद की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो मेरी मदद को अपवित्र मानेगी। और अगर मैं ज़बरदस्ती मदद करता तो उसकी राह बिगाड़ देता। वो कभी खुश नहीं रहती। ऐसे में मरना ही बेहतर था। पर मेरी जान अभी भी ज़रूरी है। मैं इसे बेवजह नहीं गंवाना चाहता। बस उसे एक मौका दिया था कि वो चाहे तो ले ले। अब वो नहीं ले सकी तो ये उसकी प्रॉब्लम है। मुझे तो सुकून मिला और एहसान चुका दिया। थोड़ा पलकें झपकाते हुए बैली यूयू उलझी सी लगी और फिर मुस्कुराकर बोली, ये सोच तो मैंने पहली बार सुनी है। कुछ अलग ही है। फ़ायदा हो या बदला, आखिर में सब मन की शांति के लिए होता है। ना मैं किसी का कर्जदार रहूं, ना कोई मेरा। बस जो करना है कर डालो। जब मन शांत हो जाए तो दुश्मनी हो या दोस्ती, सब फॉर्मेलिटी लगती है मेरी नज़रों में। सही कहा। आखिर में तो एनमिटी और हेट्रेड की जड़ भी दिल का एक कोना होती है, परवाह होती है। जब वो परवाह ही न रहे तो क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ा गंभीर होते हुए बैली यूयू ने उसकी तरफ देखा और बोली, तो अब ये लड़की तुम्हें एक नया कंसर्न देती है, चलेगा? भौहें चढ़ाते हुए जुओ फैन ने उसकी ओर गहरी नज़र डाली। तुम क्या कर रही हो? अब क्या बचा है जिसमें मैं कंसर्न रखूं? क्यों नहीं है? और ये बहुत बड़ा एहसान है। थोड़ी देर बाद वो झट से जुओ फैन के पास आई और सच्ची निगाहों से उसकी ओर देखते हुए बोली, मोशन, तुम इस लड़की के बारे में क्या सोचते हो? एक पल को शरीर कांप गया और पूरी गाड़ी में सन्नाटा छा गया। लेंग यूजियन वांग के मुंह से ये सवाल सुनकर सब दंग रह गए। फिर धीरे धीरे सबकी आंखें जुओ फैन पर टिक गईं। क्या ये मास्टर सोर्ड किंग अब जुओ फैन को प्रपोज करने वाली है? आई मीन डैम, इतना बोल्ड, इतनी डायरेक्ट, इतना थंडर मोमेंट। ये तो सच में सोर्ड किंग स्टाइल है। जुओ फैन ने एक झटके में सबको घूरा। इतनी दिलचस्पी मत लो, ज़्यादा घुलने की ज़रूरत नहीं है तुम सबको। फिर वो पलटा और बैली यूयू की खूबसूरत आंखों में देखा, जिसमें अब एक अनोखा चमक था। यूयू लड़की, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब ये कि मैं तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करती हूँ, तुमने ध्यान दिया कभी? बिल्कुल भी अच्छा नहीं, जुओ फैन ने बिना एक्सप्रेशन के जवाब दिया। बैली यूयू का चेहरा फड़क गया। गुस्से में उसने जुओ फैन की कॉलर पकड़ ली। क्या कहा? अच्छा नहीं? दोबारा बोल के तो देख। अ यूयू दीदी, गुस्सा मत हो। साहब हमेशा ऐसे ही कठोर बोलते हैं, दिल से तो कुछ और ही सोचते हैं। बाकी सबने जल्दी से बीच बचाव किया। कुछ देर सोचने के बाद बैली यूयू ने जुओ फैन को छोड़ दिया, खुद को संभाला और फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर चैन, ज़रा अपने दिल पे हाथ रखो और सोचो। भले ही तुम अच्छे आदमी नहीं लगते हो
और जो करते हो वो भी ग्रे जोन में होता है। लेकिन तुम में एक बात अच्छी है, तुम एहसान का कर्ज चुकाते हो, अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हो। तुम एक राइचियस कल्टीवेटर हो। बस बात साफ साफ कहो। इतना लंबा लेक्चर क्यों दे रही हो? जुओ फैन ने ठंडेपन से उसकी ओर देखा और नाक भौं सिकोड़ते हुए बोला। उसके होठों का कोना बुरी तरह कांप गया। बैली यूयू गुस्से से थर थर कांप रही थी। उसकी नज़रें उसमें घुसी जा रही थीं। मुट्ठियाँ भींची, चांदी जैसे दांत भींच गए। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली। दिल में उठते गुस्से को जब्त करते हुए उसका चेहरा अब पहले जैसा गर्मजोशी भरा नहीं था। जैसे कि कोई सौदा हो रहा हो, वो ठंडी आवाज़ में बोली, मैंने कहा था उसका नाम कयान है। फेंगशुआंग टाउन में ये लड़की अकेली रह गई सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें मुनरोंगली जैसे खतरे से बचा सके। क्या वो तुम्हारी मददगार नहीं हुई? क्या तुम्हें उसका बदला नहीं चुकाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि तुम वो गार्ड हो जो मुझे बैली यूटियन ने सौंपा था। तुम्हारा हर काम मेरे लिए करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। मुझे प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो फिर मैं तुम्हें क्यों किसी लाइफ सेविंग बेनिफैक्टर की तरह ट्रीट करूं? जो फैन ने उसकी आंखों में देखकर बड़ी सहजता से कहा। बैली यूयू थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई, लेकिन फिर भी अपनी बात पर अड़ी रही। लेकिन फेंगशुआंग टाउन का सारा झंझट तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम न होते तो मुनरोंगली से टकराव ही क्यों होता? मैंने तुम्हारे लिए मुसीबतों को समेटा तो तुम्हें उसका अप्रिसिएशन नहीं दिखाना चाहिए। मैंने कहा ना, अब तुम मेरी सबॉर्डिनेट हो। तुम्हें जो भी काम मिलेगा, चाहे वो मेरी सिक्योरिटी हो या मेरे ऑर्डर्स मानना, ये सब तुम्हारी ड्यूटी है, रिटर्न नहीं। उसकी आंखों में झांकते हुए झुओ फैन ने एक एक शब्द ठहर ठहर कर कहा, और हाँ, अगर मैं तुम्हें कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देना चाहूँ तो वो मेरी मर्ज़ी से होगा। और फेंगशुआंग टाउन में तो दे ही दिया। अगर मैंने तुम्हें अपनी मैजिक सोर्ड नहीं दी होती तो तुम मुनरोंगली से पिट पिट के कुत्ते जैसी हालत में पहुंच जाती। मैंने तुम्हारा चेहरा भी बचाया और तुम्हारी जान भी। इससे बड़ा रिवॉर्ड और क्या चाहिए? पर अगर तुम वो तलवार नहीं देते तो तुम भी नहीं चला पाते, और उसे चलाना तुम्हारा फ़र्ज़ था। मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। मैं अगर तुम्हें कुछ दूँ तो वो तुम्हारा हक़ नहीं, मेरा एहसान है। और तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा हर हिस्सा अब मुझसे जुड़ा है। तुम मेरी हो, एक मिनियन। उसकी नाक पर हल्का सा थपकी देते हुए झुओ फैन मुस्कराया, जैसे उसे उसकी औकात याद दिला रहा हो। फिर जैसे कोई बात याद आई हो, उसने पूछा, हाँ, मेरी मैजिक सोर्ड। तुम जब लौटी थी तो क्या उसे वापस लाई हो? बैली यूयू ने अनजाने में अपने हाथ पीछे किए और थोड़ी झिझक के साथ पीछे हटी। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिख रही थी। झुओ फैन ने भौहें चढ़ाईं और उसके पीछे झांका और फिर देखा, उसकी कमर पर ऑप्टिमस सोर्ड टेढ़ा टिका हुआ था। उसने हाथ फैलाया। ठीक है, अब वापस करो। अरे, मैं तो बस यही पूछना चाहती थी, क्या तुम ये तलवार मुझे गिफ्ट कर सकते हो? बैली यूयू ने थोड़े संकोच से पहली बार प्रार्थना भरे स्वर में कहा। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग चौंक गए। ओह, तो ठंडी सी दिखने वाली ये सोर्ड किंग असल में कन्फेशन करने आई थी। अरे यार, हम तो सोच रहे थे कोई ज़बरदस्त क्लैश होगा और ये तो लव स्टोरी निकली। सबने बोरियत से आंखें घुमाईं और अपने अपने कामों में लग गए। जो फैन तो जैसे पहले से सब जानता था, उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें गिफ्ट दूं? तुम्हें पता भी है ये तलवार क्या है? अगर तुम ये बात अपने पूर्वजों से कहो तो क्या वो तुम्हें हेवनली सोर्ड दे देंगे? पर यही तो वजह है, क्योंकि ये सोर्ड रेयर है, इसीलिए मैं कभी इसके पास नहीं आ पाई थी। पहली बार जब इसे चलाया तो एकदम क्रैक कर गया। मेरी पावर में थंडर जैसा जंप आया। उसकी आंखों में फिर से एक्साइटमेंट चमक रही थी। बैली यूयू ने फिर पूछा, सुनने में आया है इस दुनिया में सिर्फ 5 एक्सकैलिबर सोर्ड्स हैं, तो तुम्हारे पास ये छठी कहाँ से आ गई? जुओ फैन ने उसे हल्के से देखा, कुछ देर सोचा और फिर हंस दिया। किसने कहा कि इस दुनिया में सिर्फ 5 डिवाइन सोर्ड्स हैं? वो तो दुनिया की अफवाह है, बस 5 ही मशहूर हैं। क्या दुनिया मतलब और रियल्म्स में भी सोर्ड्स हैं? हाँ भाई, और क्या? क्या मैं तुम्हें बताऊं, ये सारी तलवारें बनी कहाँ हैं? टेनमो माउंटेन। ये सुनते ही बैली यू जैसे लाइटनिंग से हिल गई। उसकी रूह तक कांप उठी।
क्या कहा? वुझो की सारी एक्सकैलिबर तलवारें टेनमो माउंटेन की हैं? बिल्कुल। टेनमो माउंटेन से जब भी कोई डिसाइपल बाहर निकलता है तो उसके स्किल्स के हिसाब से एक टेलर मेड स्वॉर्ड दी जाती है, और ये 5 जो वुझो में घूम रही हैं वो तो बस कुछ पुराने डिसाइपल्स की स्वॉर्ड्स हैं जो वो यहाँ छोड़ गए थे। जुओ फैन की मुस्कुराहट और उसके शब्दों ने जैसे सबके दिलों में भूचाल ला दिया। बैली यूयू उसकी बात सुनकर एकदम सन्न रह गई। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी, जैसे आत्मा ही निकल गई हो। उसे होश में आने में काफ़ी वक़्त लग गया, लेकिन फिर भी वो पीछे बंधी मैजिक सोर्ड को कस कर पकड़ते हुए गिड़गिड़ाई। जब ये तलवार तुम्हारे मास्टर ने बनाई थी तो तुम इसे मुझे दे दो ना, फिर जाकर एक और बनवा लेना। जुओ फैन ने थक हार कर आंखें घुमाई। तुमने समझ क्या रखा है? क्या एक्सकैलिबर यूं ही बन जाती है? उसने उसे घूरा और धीमे से पूछा। फेंग शुआंग टाउन की लड़ाई में जीत किसकी हुई थी? ओह, मुनरोंगली। थोड़ा सोचते हुए बैली यूयू ने बुदबुदाया। हमने 8 दिन रात तक लड़ाई की, लेकिन आखिरकार उसे हरा नहीं पाए। मैं बस मौके का फ़ायदा उठाकर निकल गई। किस्मत से हमारी स्किल्स काफ़ी सिमिलर थीं, तो उसने पीछा नहीं किया। शायद अब वो दुनिया भर में भागा फिर रहा होगा, उसके पास टाइम नहीं था। जो फैन ने हल्के से सिर हिलाया, फिर से पूछा, तुम्हारी और मुनरोंगली की ताकत बराबर है, तो फिर 8 दिन में हार कैसे मान ली? वो कैसे बराबरी हो सकती है? बैली यूयू ने फौरन विरोध किया। उसके पास स्काई बर्निंग सोर्ड है जो हजारों साल से उसके साथ है, जैसे उसके शरीर का हिस्सा हो, और मुझे तो तुम्हारी तलवार एकदम नई मिली थी। ना बॉन्ड था, ना फेमिलियरिटी। मैं हारती भी तो क्या गलत था? बस वही तो मैं कह रहा हूँ, जुओ फैन ने कंधे उचकाते हुए कहा। ये मैजिक सोर्ड मेरे लिए बनी है, इसलिए इसका रिश्ता भी सबसे गहरा मेरे साथ ही है। तुम बैली यूटियन की स्प्लिट स्काई सोर्ड के लिए बनी हो, वही तुम्हें सबसे सही सूट करती है। ये तलवार तुम्हारे किसी काम की नहीं। पर वो हेवन सोर्ड वाले एंसेस्टर्स मुझे अपनी तलवार नहीं देने वाले, बैली यूयू ने हताशा से कहा। अब देखो ना, ये डिवाइन सोर्ड भले ही मेरी पूरी तरह ना चले, लेकिन बिना तलवार के तो काम नहीं चलेगा। तलवारें भी दिल से चलती हैं। जब तक बॉन्ड ना हो तब तक वो तुम्हारे सोर्ड्समैनशिप को बिगाड़ सकती हैं। जो फैन ने हाथ हिलाते हुए समझाया। इसीलिए मेरी बात मानो। इस बार जब मैं टियनमो माउंटेन जाऊंगा तो वहाँ तुम्हारे लिए एक डिवाइन सोर्ड मैच करवा दूंगा जो तुम्हारे हेवन सोर्ड से मेल खाती हो। फिर क्या ज़रूरत है किसी और की तलवार की? बैली यूयू की आंखें खुशी से चमक उठीं। सच में? बिल्कुल। मैंने कभी किसी को झूठ बोला है क्या? जो फैन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। बैली यूयू ने बड़ी श्रद्धा से सिर हिलाया और फिर खुशी खुशी वो मैजिक सोर्ड झुओ फैन को सौंप दी। झुओ फैन ने उस काली तलवार को हाथ में लेकर प्यार से सहलाया, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अच्छा हुआ ये तलवार सिर्फ मेरे दिल की सुनती है, वरना ये छोटी नाजनीन तो इसे लेकर भाग ही जाती और फिर उसी तलवार के लिए मोल भाव करने वापस भी आ जाती। ये सोचकर उसने एक ट्रिक खेली और वो मैजिक सोर्ड फिर से उसकी बॉडी में समा गई। जो फैन ने मुड़कर बैली यूयू को देखा, जो अब भी एक्साइटमेंट में चहक रही थी, और मन ही मन हंस दिया। वाह हरी शोहरत, लोगों की अक्ल पर कैसा पर्दा डाल देती है। ये लड़की तलवार की दीवानी है और सोचती भी नहीं कि ऐसी डिवाइन सोर्ड इतनी आसानी से बन सकती है। और फिर मैंने कब कहा था कि मैंने सच्चाई बताई है? हवा में बर्फ उड़ रही थी और अचानक एक तेज झोंका फिर से पड़ा। पेंटियम जैसी रफ्तार से वो घोड़ा गाड़ी बर्फीले मैदानों पर गड़गड़ाती हुई दौड़ रही थी। झटकों के बीच भी लोग फिर से अपनी पुरानी शांति में लौट आए थे और सफ़र जारी था। बैली यूयू ने कदियाओर के नन्हे से शरीर को अपनी बाहों में ले रखा था, मन में कहीं खोई हुई किसी मीठे ख्वाब में। उसकी नज़रें बार बार जो फैन की तरफ चली जाती थीं। अचानक कुछ याद आ गया तो वो चौंक कर बोली, अरे हाँ, मुनरोंगली तो मेरी तलाश में नाकाम रहा, लेकिन तुम्हारा पता लगाना तो उसके लिए आसान है। शायद अभी इधर उधर ढूंढ भी रहा हो और कभी भी पीछा कर ले। उस वक़्त फिर मुझे ही उसे रोकना पड़ेगा, लेकिन अब की बार वो मेरी सारी ट्रिक्स समझ चुका है। ज़्यादा देर नहीं रोक पाऊंगी। मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? यू बेटर प्रे नाउ। ओहो, देखो ज़रा,
तुम्हें मेरी चिंता भी होती है? जो फैन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हूँ, कौन करता है चिंता? बैली यूयू के गाल हल्के गुलाबी हो गए और वो बड़बड़ाई, मुझे तो बस डर है कि अगर तू मर गया तो ये पुरानी तलवार किससे मांगूंगी। जो फैन ने हंसते हुए सिर झटक दिया और फिर सामने बैठे लोगों से पूछा, अगला पड़ाव कितनी दूर है? सर, अगला स्टेशन है हायुनजोंग, करीब 2 घंटे और लगेंगे। ठीक है, रफ्तार बढ़ा दो। जो फैन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। ये सुनते ही बैली यूयू चिंतित हो उठी। तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। मुनरोंगली ज़रूर अब तुम्हारे पीछे पड़ा होगा, और हायुनजोंग तो सबसे पास है फेंगशुआंग टाउन से। अगर वो हमारा सुराग ढूंढ रहा है तो सबसे पहले वहीं जाएगा। तुम जो सोच सकती हो वो मैं भी सोच सकता हूँ, मेरी कोल्ड रेन सोर्ड किंग, जो फैन ने हल्के अंदाज में कहा। तो फिर भी तुम वहीं जा रहे हो? हे। जो फैन ने आंखें आधी मूंद कर कहा। पता है सबसे घना अंधेरा कहाँ होता है? अंडर द लैंप। उसने जम्हाई ली, कंधे उचकाए और बड़ी ठाठ से लेट गया, पूरा रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट। बैली यूयू बस उसे घूरती रह गई, भौहें टेढ़ी, माथा सिकोड़ा, जैसे कोई पजल सुलझाने की कोशिश कर रही हो। गाड़ी बिना रुके चलती रही, जब तक कि 2 घंटे बाद वो एक बर्फीले पहाड़ की घाटी में नहीं पहुंची। कुछ देर वहां रुकी, फिर अचानक एक इनविजिबल एन्चांटमेंट में दाखिल हुई और जैसे गायब हो गई। उसी समय एक सुनहरे दियों से जगमगाते हाल में 3 जानी पहचानी शख्सियतें दाखिल हुईं। ब्लेजिंग सोर्ड गॉड मुनरोंगली, उसकी बहन मुनरोंग शुए और उनकी शिष्या। उनके सामने खड़ा था एक बूढ़ा व्यक्ति, लंबे सफ़ेद बाल, चेहरे पर दिव्यता की झलक। जैसे ही उसने तीनों को देखा, झुककर आदर से बोला, नमस्कार, नानजो के मास्टर मुरोंग और मेडिकल इमॉर्टल मिस मुनरोंग का स्वागत है हायुनजोंग में। पर मुझे तो याद है कि आप इस वक्त हेमिंगजोंग में होने चाहिए थे, जहां उयंग जानजुन के खिलाफ लड़ाई की तैयारी चल रही है। आप अचानक यहाँ कैसे? आह, लंबी कहानी है। मुनरोंगली ने सिर हिलाते हुए लंबी सांस ली। हम वाकई में हेमिंगजोंग के मेहमान थे, तूफान की तैयारी में। पर तभी खबर आई कि हयांगजोंग, जो बेजो की सीमा पर है, अचानक हमला झेल रहा है। डिस्ट्रेस सिग्नल भी आया, तो मैं खुद ही जांच के लिए निकल पड़ा। वहाँ की हालत ख़राब थी, पूरा गेट तबाह, लोग भागकर हेमिंगजोंग पहुँचे। अब हम क्लूज़ ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये हमला किया किसने। अब इसमें क्या देखने की ज़रूरत है? बूढ़ा आदमी बोला। पूरे बेजो में किसी को तबाह करने की ताकत है तो बस जोंगजोज अनडिफीटेड सोर्ड मास्टर के पास, और अगर उसने खुद हाथ नहीं लगाया तो उसके 9 सोर्ड किंग्स ही काफ़ी हैं। हाँ, हमने भी ऐसा ही सोचा था। मुनरोंगली की आवाज़ गहरी हो गई। अगर वाकई में वो लोग थे तो हम शायद उन्हें रोक नहीं पाते, लेकिन कोई निशान तो मिल जाता, कोई ट्रेस, कोई ओरा। फिर एकदम चुप हो गया। बूढ़ा चिंतित हो उठा। फिर क्या हुआ? क्या कोई नई बात पता चली? बिल्कुल। मुनरोंगली की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरा गंभीर। शायद बेजू की ज़मीन पर अब सिर्फ जोंगजो के लोग ही नहीं, कोई और भी उतरा है, कोई तीसरी, रहस्यमयी और बेहद ताकतवर ताकत। ये सुनते ही उस बूढ़े का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब? कोई थर्ड फोर्स? पर यह कैसे हो सकता है? हम तो 5 राज्यों की सारी ताकतों को जानते हैं। जोंगजो के सिवा बाकी 4 राज्य तो दोस्त हैं, फिर ये तीसरा कौन? पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मुनरोंग ली की आंखें थोड़ी संकरी हुईं, फिर उसने गहरी सांस ली, पर जब अपनी आंखों से देखा तो इनकार मुमकिन नहीं था। जब हम हायांग सेक्ट का पीछा करते हुए आगे बढ़े तो अगला पड़ाव था फेंगशुआंग टाउन, और वहीं संयोग से मेरी बहन मुनरोंग शुए पहले से रुकी हुई थी। वहीं उसकी भिड़ंत एक रहस्यमय ग्रुप से हुई। मैंने सोचा थोड़ा दबाव डालूंगा, शायद कुछ पता चल जाए, पर वो लोग तो सीरियसली लड़ पड़े। उनमें से एक औरत, उसकी ताकत मेरी बराबरी की थी और उसके पास एक डिवाइन वेपन थी जो पहले कभी वुजू में नहीं देखी गई। फिर क्या, लड़ाई शुरू हुई और पूरे 8 दिन 8 रात चली। न हार हुई न जीत। अगर वो डिवाइन वेपन बीच में डिसंगेज न हो जाती तो शायद 1000 दिन तक लड़ाई चलती रहती। ये सुनते ही बूढ़े सेक्ट मास्टर लियांग का चेहरा थम सा गया। उसकी उंगलियां दाढ़ी में लिपटीं, माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं।
जो डिवाइन वेपन लेकर मास्टर मुरोंग के बराबरी की फाइट करे। वो शख्स मामूली नहीं। पर क्या आपको पूरा यकीन है कि वो लोग जोंगजो के नहीं? हो सकता है वो तलवार भी हेवनली स्वॉर्ड ही हो। मुनरोंग ली ने सिर झटका। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा अनडिफीटेड स्वॉर्ड मास्टर से पुराना संबंध है। मैंने खुद तियनजियन की झलक देखी है। वो कोई साधारण चीज़ नहीं है और स्वॉर्ड मास्टर अपनी जान से भी ज़्यादा उसे संभालता है। ऐसे किसी और को सौंपना नामुमकिन है। इसी बीच बगल में खड़ी मुनरोंग शुए ने झुककर अभिवादन किया और गंभीरता से बोली, मैंने उस आदमी को पहले देखा है। जोंगजो में एक वारदात हुई थी। सिर्फ 3 दिन में एक बड़ा बिजनेस एम्पायर ध्वस्त हो गया। सोर्ड स्टार एम्पायर के आधे से ज़्यादा हाई लेवल लोग एक ही झटके में ख़त्म। पूरा जोंगजो हिल गया था। अगर वो सच में जोंगजो का होता तो अपने ही लोगों पर इतना झर कैसे उगलता? ये सुनकर सेक्ट मास्टर लियांग चुप हो गया। फिर धीमे स्वर में बोला, तो लड़की का मतलब है ये कोई तीसरी ताकत है। पर क्या वाकई ऐसा हो सकता है? जोंगजो से टकराना तो समझ में आता है, लेकिन अगर वो दुश्मन नहीं है तो बेइज़ो में क्यों? कभी नहीं। मुनरोंग शुए ने हाथ झटका। आवाज़ में आग थी। वो शख्स बेहद चालाक और शातिर है। अगर उसने जोंगजो में तबाही मचाई थी तो बेइज़ो में भी वो वहीं दोहराना चाहता है, शायद इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। इसलिए मास्टर लियांग, अब देर नहीं होनी चाहिए। ऐसे खतरे को पहले ही न्यूट्रलाइज करना होगा। मुनरोंग ली ने सिर झुकाकर हामी भरी। हाँ, मैं उसे देख चुका हूँ। ठंडा दिमाग, सधा हुआ व्यवहार, युद्ध की चालों में माहिर। ऐसा शख्स यूं ही किसी जगह नहीं जाता। उसके साथ 9 तलवार राजाओं के स्तर के एक्सपर्ट भी हैं। अगर ये लोग आगे बढ़े तो एक बड़ा तूफान आएगा। हमें अनडिफीटेड स्वॉर्ड मास्टर के साथ जंग लड़नी है और उस दौरान अगर पीठ पीछे से ये हमला हो गया तो सब बर्बाद। सेक्ट मास्टर लियांग ने गंभीरता से सिर हिलाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे दोस्त हों या दुश्मन, पहले काबू में लाना ज़रूरी है। फिर वो तन कर खड़ा हुआ, मुट्ठी भींची और बोला, तो बताइए मास्टर मुरोंग, आप हमारे पास किस मकसद से आए हैं? हमें क्या करना होगा? मुनरोंग ली ने ज़रा मुस्कुराकर कहा, ज़्यादा कुछ नहीं। पिछली भिड़ंत में उस औरत को मैं रोक नहीं पाया और वो भाग गई। लड़ाई में सब क्लूज मिट गए। अब इस घने जंगल में उन्हें ढूंढ पाना मेरे बस से बाहर है। लेकिन ये इलाका आपके हायुनजोंग के तहत आता है, तो आपसे बस इतना निवेदन है कि आपकी मदद से हम उन्हें ढूंढें। सेक्ट मास्टर लियांग ने फौरन सहमति जताई। आपका काम हमारा काम है मास्टर मुरोंग। आप बेझिझक कहिए, हम तैयार हैं। फिर थोड़ी देर चुप रहकर उसने पूछा, पर बताइए तो सही, कोई पहचान, कोई खास निशानी? मुनरोंग शुए ने धीरे से कहा, 3 लोग हैं। एक महिला बेहद शक्तिशाली, उससे टकराना न ही करें तो बेहतर। बस उसकी लोकेशन चाहिए। एक आदमी है, उसके साथ एक 6-7 साल की प्यारी सी बच्ची भी है। वो लड़की बहुत शरारती और स्मार्ट है। रास्ते में कई जगहों पर लोगों की नज़र में आई होगी। ओह, तो ऐसा है। हा हा हा, निश्चिंत रहिए। सेक्ट मास्टर लियांग हंसते हुए बोला, इतनी साफ साफ पहचान है तो मेरी पूरी सेक्ट बाहर निकल पड़ी है। हज़ारों मील के दायरे में कोई नहीं बचेगा। रही बात उस लड़की की चिंता की, अरे भाई, इतनी भी क्या घबराहट। हमें अपनी औकात का अंदाज़ा है। जो लोग मास्टर मुरोंग के साथ 8 दिन 8 रात तक लड़ सकते हैं, उनसे भला हम क्यों पंगा लें? मुनरोंग लड़की कुछ न भी कहती तो भी हम अपनी मौत खुद क्यों बुलाते? हा हा हा। ये सुनकर मुनरोंग शुए के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसने हल्के से सिर हिलाया और मुनरोंग ली ने संतोषपूर्वक फिर एक बार सेक्ट मास्टर लियांग को मुट्ठी बांधकर सलाम किया। और फिर आदेश जारी होते ही पूरा हायुनजोंग गूंज उठा। हर दिशा में, हवा में, ज़मीन पर अद्भुत शक्तिशाली योद्धा उड़ने लगे। आसमान में सफ़ेद सुनहरी धारियाँ फैल गईं। गंभीर चेहरों के साथ सब निकल पड़े। पल भर में पूरा इलाका खाली हो गया, मगर किसी को भनक नहीं लगी कि ठीक उसी समय जोंग के दरवाजे के बाहर 4 गाड़ियाँ खड़ी थीं और उन्हीं गाड़ियों में से एक के पास जो फनकड़ियावर का नन्हा हाथ थामे खड़ा था और एक गोल मटोल मुस्कुराते मिडिल एज्ड मैन से सौदा कर रहा था। आसमान में उड़ते डिसाइपल्स को देखते हुए जो फैन हल्के से मुस्कुराया। ओहो डीकन ची, क्या मामला है आपके गिजोंग का?
पूरी सेक्ट बाहर निकल पड़ी है। कोई युद्ध चल रहा है क्या? डीकन ची ने कंधे उचकाए। मुझे क्या मालूम, मुझे तो कोई आदेश नहीं मिला। अपना आत्मबल एक जेड टोकन में प्रवाहित करके जुओ फैन को सौंपते हुए वो फिर पीछे मुड़ा और ऊपर एक उड़ते हुए डिसाइपल को देखा। ए भाई, क्या हो गया है? इतना बड़ा हंगामा क्यों? सक। एक झटके में वो डिसाइपल रुक गया, नीचे झुककर बोला, डीकन ची, सेक्ट मास्टर का आदेश आया है। कुछ रहस्यमय थीव्स की खोज करनी है और सुना है उनके साथ एक बच्चा भी है। बच्चा? जुओ फैन ने भौहें चढ़ाईं, फिर हंसकर कलियावर को आगे कर दिया। ये है मेरी बेटी, देखो तो कितनी प्यारी है। डिसाइपल ने घबरा कर देखा पहले डीकन की ओर, जैसे कोई पुष्टि चाहता हो। डीकन की ने झुंझलाकर हाथ हिलाया। अरे छोड़ो भाई, ये की फैमिली से हैं, स्ट्रैटेजिक सामान की डिलीवरी करने आए हैं। तुम्हारी तलाश का आदमी ये नहीं है। उह, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एकाएक उसकी भौहें सख्त हुईं और उस डिसाइपल ने गहरी नज़रों से जुओ फैन और उसकी बेटी के चहकते चेहरों को देखा। फिर गाड़ियों की तरफ नज़र डाली और हंसते हुए हाथ हिलाने वाले गार्ड को एक नज़र देते ही अचानक मुड़ा और बोला, डीकन ची, सेक्ट मास्टर ने कहा था कि ये लोग खतरनाक हैं और बस 3 ही लोग हैं, एक उनमें औरत है। हमें होशियार रहना चाहिए। बेवकूफ़ी में सांप को मत जगा देना। अगर कोई सुराग मिले तो सीधा रिपोर्ट करना है। पर ये लोग तो ही। क्यों बे? हमें कमज़ोर समझा क्या? जुओ फैन ने तमतमाते हुए अपनी छाती पर हाथ मारा और आंखें तरेरते हुए बोला, हम भी कोई हल्के नहीं हैं, वरना ऐसा अहम काम स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स डिलीवर करने का हमें क्यों मिलता? वो डिसाइपल हंसी दबाते हुए बोला, हाँ हाँ, आप तो बहुत ही मजबूत हो। और फिर तेज़ी से उड़ गया, जैसे कि कुछ देखा ही ना हो। अबे ये क्या बात हुई? जुओ फैन ने चिढ़कर कहा। बोले थे कि एक लड़की के साथ कोई खतरनाक लोग हैं, तो हमें क्यों नहीं ले जा रहे सेक्ट मास्टर के पास? पर उससे पहले कि वो और कुछ बोलता, डीकन की ने हाथ उठाकर रोक दिया। पैसे की डिलीवरी करने वाले आदमी हो, सीरियस लोगों को परेशान मत करो, चलो जाओ। अरे नहीं, अगर वो खतरनाक लोगों को ढूंढ रहे हैं तो मुझे भी तो चेक करें, क्या पता मैं ही वही आदमी हूँ। जुओ फैन ने गर्दन फुलाकर कहा, जैसे कोई बच्चा ध्यान खिंचवाना चाहता हो। फिर उसने देखा कि छाओयर पहले ही गाड़ी में जाकर बैठ चुकी थी और उसका चेहरा मुस्कुराहट से खिला हुआ था। छाओयर बेटा, बापू पर भरोसा रखो, बापू वाकई में बहुत ताकतवर है। लेकिन लड़की ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। ये देख डीकन ची की हंसी छूट गई। बाप दुनिया का हो, चाहे कितना भी ताकतवर हो, बेटी के सामने तो हर कोई स्टंट मारता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है फिर। जो फैन ने लंबी सांस ली और फिर एक उम्मीद भरी नज़र से पूछा, तो तू मुझे शक के तौर पर भी नहीं चेक करेगा? आंखें घुमाते हुए डीकन ची ने झुंझला कर कहा, तू शक के लायक है ही कहाँ? एक मामूली सा पैसा पहुंचाने वाला बंदा। तेरी ताकत तो इतनी भी नहीं कि शक हो सके। और अगर वो लोग सच में हमारे सामने होते तो पूरी सेक्ट क्यों लगाते खोज में? दिमाग है कि चूना लगाया है। लेकिन वो बोले थे कि एक छोटी लड़की भी है साथ में। छोटे बच्चे तो हर जगह हैं। क्या तुम्हारी ही बेटी है दुनिया में बस? झल्लाकर उसने हाथ हिलाया। चल हट, काम मत बिगाड़ मेरा, दफ़ा हो जा यहाँ से। जो फैन ने होंठ टेढ़े कर दिए, उदास चेहरा बनाया और गाड़ी की तरफ लौट गया। पर जाते जाते भी अंदर से आवाज़ आई, छाओयर, याद रखना, वो लोग हमें चेक नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है। मैं ख़तरनाक दिखता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, समझी? पूह। पास खड़े कुछ डिसाइपल्स जो चुपचाप तमाशा देख रहे थे, हंसी रोक न सके। ये तो बड़ा ही ड्रामा क्वीन निकला यार, किसी ने कहा और बाकी ने सिर हिला दिया। बापू भी कभी कभी बच्चा बन जाता है। ये है बाप, हमेशा अपने बच्चों के सामने अपनी ताकत दिखाने वाला, कभी भी खुद को साधारण नहीं मानता। जो बात उसने कही वो किसी ने नहीं भूली। चाओयर, तू मानना, तेरा बापू बहुत स्ट्रांग है। लोगों ने सिर हिलाया, हंसते हुए बुदबुदाए, क्या बाप है यार, एकदम ड्राफ्ट के बिना ही ब्रेक करता है। फिर धीरे धीरे सब लोग वहाँ से हटने लगे। लेकिन जुओ फैन की वो 4 गाड़ियाँ हर किसी के दिल और दिमाग में छप गई थीं। फुन, एक हल्की सी स्पेशल वेव उठी और चारों की चारों गाड़ियाँ अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चलीं।
लेकिन ठीक 1 मिनट बाद जब काफिला इलाके की सीमा से बाहर जा चुका था, एक धुंधली सी परछाई फिर से अंदर घुसी। वो और कोई नहीं बल्कि थी बाइली यूयू। उसका आइडेंटिटी टोकन अब तक क्लियर नहीं हुआ था, इसीलिए वो खुलकर सेक्ट डोमेन्स में उनके साथ नहीं चल सकती थी। अब तक उसे छिपकर ही सफ़र करना पड़ रहा था। कैसे किया ये सब? उसकी आंखों में झंकार थी पर चेहरा उतना ही सख्त। बाइली यूयू ने सीधा जुओ फैन से पूछा। उसका टोन वही था, शार्प एज अ सोर्ड्स एज, लेकिन जुओ फैन तो जुओ फैन था। हल्के से हंसते हुए एक ठंडी सी मुस्कान दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ खास नहीं, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। मैंने बस इतना किया कि हयून सेक्ट के डिसाइपल्स को हमारे कारवां से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अब वो क्या कर रहे हैं वो खुद ही जवाब देता चला गया। वो हमें खुले लोग मान रहे हैं, साफ सुथरे, डिलीवरी वाले, और अब वो सर्च कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों को जो छिपे हुए हैं। इस तरह उसकी आंखों में एक धीमा मगर धारदार आत्मविश्वास था। हयून सेक्ट की निगाहों से हम ऑटोमेटिकली वैनिश हो गए। थंडर बिना बारिश की, सोर्ड किंग्स की चाल से और कल्टीवेटर्स की सोच से भी 2 कदम आगे। ये था जोफान, जो न सिर्फ लड़ता था बल्कि दिमाग से भी तलवार चला लेता था। कभी कभी ये जो आदत वाली सोच होती है ना, ये बस एक ब्लाइंड फोल्ड होती है। जो फैन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जो हमारी आंखों पर खुद ब खुद पड़ जाती है। उन्हें लगता है कि हम हयून सेक्ट में दिख चुके हैं, मतलब हम वेरीफाई हो चुके हैं, अब कोई ख़तरा नहीं। तो अब हम रास्ते में चाहे जैसे भी दौड़ लगाएं, कोई हमें घास नहीं डालेगा। मुरोंगलाई चाहे जितने भी लोग भेज दे, बेकार है, क्योंकि हम उनकी ही आंखों के सामने से गुजर चुके हैं और अब वो हमें देखेंगे ही नहीं। ये है लाइट के नीचे अंधेरा। वाह! एकदम ज़ोर से तालियां बजाते हुए बैली यूयू ने जुओ फैन की बांह पर इतनी ज़ोर से मारा कि उसका चेहरा दर्द में खींच गया। सच में यार, तुम लोगों की प्लानिंग तो कमाल है। इतनी आसानी से नंजू के सोर्ड गॉड को ही बेवकूफ़ बना दिया। आउच! जुओ फैन ने दांत पीसते हुए हाथ दबाया। बात कर रही हो या इंटरनल इंजरी दे रही हो, तुम्हें अपने हाथों की ताकत का अंदाज़ा है भी? बाइली यूयू ने शर्माते हुए अपनी जुबान दांतों के बीच दबा ली और एक मासूम सी हंसी में सिर झुका लिया। लेकिन जुओ फैन ने बस आंखें घुमाई और कुछ नहीं बोला। उसने गहरी सांस ली और अपने सूजे हुए हाथ को सहलाया। मन ही मन सोचता गया, बेइजो की ये सीक्रेट ऑपरेशन कितना स्मूथ जा रही थी और बीच में टकरा गया मैं अनडिफीटेड सोर्ड सॉवरेन से। किसी तरह उससे पीछा छुड़ाया ही था कि लियंग सोर्ड गॉड से पंगा पड़ गया। अनडिफीटेड जंजुन से तो बात बन सकती थी, क्योंकि वो लालच रखता था, उसका भी इनर डेविल था। मगर मुरोंग फैमिली एकदम ऑर्थोडॉक्स, एकदम सही रास्ते पर चलने वाले, उनसे कोई भी चालाकी नहीं चल सकती। जो लोग ज़्यादा सीधे होते हैं ना, वो मेरे जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होते हैं। उसने सिर झटकते हुए आंखें बंद की और कार की सीट पर पीछे टिक गया। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से चारों कारें चलती रहीं। कभी किसी सेक्ट में सप्लाईज पहुंचा दी, बाकी समय रोड्स पर सफ़र। 1 महीना, फिर 2 और 5 महीने बीत गए। आखिरकार उनकी मंजिल सामने थी, बेलहाल कोस्ट के पास, हाइमिंग सेक्ट। सबका आइडेंटिटी टोकन रेडी है? जुओ फैन ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज़ में एक ठहराव था। रेडी, सबने एक साथ जवाब दिया, आंखों में चमक और हौसला। सिर्फ बैली यूयू थोड़ा असहज लगी। हैमिंग सेक्ट में तो सारे मास्टर्स भरे पड़े हैं, अब मुझे और भी छिपकर चलना पड़ेगा। लेंग यू सोर्ड किंग, अब छिपने की ज़रूरत नहीं। एक गार्ड ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेली में वो चमकता हुआ आइडेंटिटी टोकन दिखाया। 3 दिन पहले ही, जब हम एक छोटा शहर पार कर रहे थे, तुम्हारा टोकन भी वहीं आया था। अब तुम भी हमारी तरह ऑफिशियल हो। ऑफिशियल? बाइली यूयू चौंकी। उसने गहराई से उस गार्ड को देखा, फिर थोड़ा धीमे से पूछा, 3 दिन पहले आया, अब क्यों दे रहे हो? गार्ड मुस्कुराया, कंधे उचकाए। सर ने बोला था छुपा के रखो, एक छोटा सरप्राइज देंगे। उसका दिल अजीब सा धड़क उठा और उसकी निगाहें खुद ब खुद जुओ फैन की ओर मुड़ गईं। जुओ फैन ने भी मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। सरप्राइज तो बस नाम का है। मुझे पता था कि तुम पहले तो इस आइडेंटिटी को स्वीकार नहीं करोगी, तुम्हारा स्टाइल ही अलग है,
हमेशा अकेले चलने वाली सोर्ड क्वीन। लेकिन अब तुम हमारे साथ हो, ये टोकन अब तुम्हारी पहचान है। हुम्फ, कौन मरता है तुम्हारे साथ चलने को? बैली यूयू ने मुंह फुलाया। मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम लोग गड़बड़ न कर दो। ओह, मतलब अब टोकन नहीं चाहिए? जुओ फैन ने मज़े से कहा। चलो फिर फाड़ देते हैं। अरे अरे, किसने कहा? बैली यूयू ने घबरा कर वो टोकन कसकर पकड़ लिया, पर उसकी आंखों में अब ज़रा सी हिचक, ज़रा सी अपनापन और ढेर सारी भावना थी। अब इस टोकन के साथ तुम ऑफिशियली हमारी टीम का हिस्सा हो और मेरे आदेशों को सुनना पड़ेगा। उसके ये शब्द सुनकर बैली यूयू का हाथ थोड़ी देर के लिए ढीला पड़ा, फिर उसने धीरे से फिर से कसकर पकड़ लिया। पहले ऐसा थोड़ी था, उसने बहुत धीमी आवाज़ में बुदबुदाया। तो फिर ठीक है। जो फैन ने हल्की सी गर्दन हिलाई, चेहरे पर गंभीरता छा गई। अब सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं, आखिरकार। उसकी आवाज़ सख्त हो गई। मैं फिर पूछता हूँ, क्या सबका आइडेंटिटी टोकन तैयार है? रेडी? इस बार सबकी आवाज़ एक साथ गूंजी, जैसे कोई थंडर आसमान को फाड़ रहा हो। सबसे ऊंची आवाज़ बैली यूयू की। चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में चमक। पहली बार वो बेजू के किसी सेक्ट में एक कैरावान के मेंबर बनकर दाखिल होने वाली थी, ना कि एक तड़तड़ाती हुई तलवार बनकर। हाँ, ये पहचान सोर्ड किंग वाली पहचान के सामने कुछ भी नहीं थी। एक कैरावान गार्ड बन जाना उसके लिए शायद एक अपमान जैसा लग सकता था, लेकिन फिर भी किसी वजह से उसने इस पहचान को सबसे ज़्यादा संभाल कर रखा। बाइली यूतियान और जुओ फान के साथ बिताए उन चंद महीनों में उसे पहली बार एक टीम का हिस्सा महसूस हुआ था, और उस छोटी सी कैरावान की हार्मनी शायद उसकी पूरी ज़िंदगी में सबसे सुकून देने वाली चीज़ बन चुकी थी। जो फैन ने सबकी तरफ एक नज़र डाली। हर चेहरा तैयार था, हर जोड़ी आंखें फोकस्ड। चलो, उसकी आवाज़ पहाड़ों में गूंज उठी, उत्तर समुद्र की ओर, बेलहल कोस्ट। आवाज़ गिरते ही हर कोई अपनी गाड़ी में चढ़ गया। जोफान सबसे आगे, बाकी सब पीछे पीछे। गाड़ियाँ एक के बाद एक चलने लगीं, बर्फ़ से ढकी पहाड़ी पर चढ़ते हुए श्वेफेंग की चोटी की ओर। एक नई मंजिल, एक नया खतरा, और शायद किसी बड़े युद्ध की दस्तक। बज़, एक हल्की सी स्पेस वेव उठी और बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों के किनारे जो फान और उसकी टीम की 4 गाड़ियाँ धीरे धीरे एक वॉइड में दाखिल हुईं, और जब दोबारा बाहर निकलीं उनके सामने था एक विशाल समुद्र। लेकिन ये कोई आम समंदर नहीं था। आसमान में झूलती सीढ़ियाँ, चियनशान चोंगलू के जैसे महल और 3 फ्लोटिंग आइलैंड्स, हर एक अपने आप में हज़ारों मील लंबा। ये था बेल्झोउ का सबसे ताकतवर सेक्ट, हैमिंग सेक्ट, और ये था उत्तर समुद्र का किनारा। उत्तर समुद्र की गहराइयों में एक अफवाह उड़ती थी, एक रहस्यमयी समुद्री राक्षस की, सायरन नाम का एक जीव जिसकी ताकत इतनी थी कि समंदर भी कांप उठे। सामान्य सी स्पिरिट बीस्ट्स की तरह नहीं था ये। वो बोल सकता था, सोच सकता था, चालें चल सकता था। इसीलिए लोगों ने उसका नाम रखा था सी मॉन्स्टर। लेकिन जो फान जानता था, ये कोई साधारण सी बीस्ट नहीं। ये हो सकता है वही एंशंट होली बीस्ट फेंग तियानहाई आओ, जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा था, अपने तीसरे बेटे की जान बचाने के लिए। समंदर की ओर गहरी नज़र से देखता हुआ जो फैन की आंखों में कंपन था, उसके मुट्ठियाँ कस चुकी थीं, उत्साह, उम्मीद और जुनून से भरी हुई। क्वीर ने भी पिता की आंखों में वो चमक देखी और उसके चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। भैया को बचाया जा सकता है। लेकिन तभी साया लहराया। कई काले धुंधले शरीर हवा में से प्रकट हुए, कम से कम दर्जनों कल्टीवेटर्स, और उनके आगे खड़ा था एक बूढ़ा व्यक्ति, काले सफ़ेद दाढ़ी वाला, गंभीर और शांत। बेल्जू की ओर से आए मटेरियल डिलीवरी वालों का स्वागत है, उसने झुककर कहा। मैं हूँ दई चंचू, हैमिंग सेक्ट का डीकन। दई चंचू, दाई कियांचो, बैली यूयू ने धीमे से बुदबुदाया। हाँ हाँ हाँ, जोफान, देखो तो ज़रा, तुम और ये बंदा तो एकदम परफेक्ट मैच हो। एक चैन फैन, एक चंचू, बस शादी का कार्ड छपवा लो। पूरी टीम हंसी में फूट पड़ी। जो फैन ने खींच के साथ उसकी तरफ देखा, फिर शांत होकर झुक गया। डीकन दाई,
धन विभाग से चेन फैन हाजिर है। यह रहा हमारा मटेरियल टोकन। उसने एक चमकती हुई जेड निकाली और श्रद्धा से डीकन को दी। डीकन दे बहुत विनम्र था, दोनों हाथों से लिया, ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल ठीक, ये दूसरे 4 सेक्ट्स की पुष्टि वाली मार्क है। सब रेडी हैं। अब जरा अपना अपना आइडेंटिटी टोकन दिखाइए, जांच करनी है। उसकी आवाज गूंजी। जोफान ने मुड़कर टीम को इशारा किया। सबने झटपट अपना टोकन पेश कर दिया, सिवाय बेली यूयू के। उसने तो अपना टोकन एक तरफ ऐसे फेंका जैसे उसे परवाह ही ना हो। जोफान ने गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, डीकन डाई, आप बुरा मत मानिए, इनकी थोड़ी मेनोपॉज चल रही है हाल में। क्या तुम ही मेनोपॉज में हो? बैली यूयू ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। डीकन डाई फिर भी शांत मुस्कुराते हुए सारे टोकन्स इंस्पेक्ट करने लगे। फिर आखिर में सिर हिलाकर बोले, चेन ग्वानशी एक नेक इंसान है और उनकी पत्नी चेन यू। पत्नी? जोफान का चेहरा एकदम सख्त। वेट, व्हाट? डीकन डाई ने फिर से जेड की सूची देखी। इस डिलीवरी टीम के रिकॉर्ड में 3 दिन पहले की अपडेट के अनुसार टीम लीडर चेन फैन और उनकी पत्नी चेन यू सोल सिग्नेचर मैच कर चुकी है, तो इसमें दिक्कत क्या है? दम एक इनविजिबल थप्पड़ जैसा पड़ा सबके दिमाग में। बैली यूयू ने जोफान को ऐसे देखा जैसे वो अभी अपनी तलवार निकाल लेगी। चेन यू, मेरी बीवी। जोफान की आंखें फटी की फटी। अब कौन एक्सप्लेन करेगा ये मिसअंडरस्टैंडिंग? जैसे होंगजोंगमू के नगाड़े गूंजे हों, थंडर की तरह आकाश फट पड़ा हो। जोफान के दिमाग में एक तेज धमाका हुआ। वो बस सन्न रह गया। डीकन की ओर बेहद हैरानी से देखते हुए उसका चेहरा इतना अजीब हो गया कि बयान करना मुश्किल था। तब तुमने क्या कहा? चेन फैन और चेन यू पति पत्नी एक साथ सामान पहुंचा रहे हैं? बैली यूयू भी कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गई। उसने डीकन की तरफ देखा, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब बात पूरी समझ में आई, उसने पलटकर जो फैन को देखा। चेहरे पर शर्म की लाली, आंखों में गुस्सा और घृणा का तूफान। तो तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? हाँ, ये सब प्लान किया तूने, बदतमीज़। कौन सा फ़ायदा? मुझे खुद नहीं पता ये क्या चक्कर है। ओके, जो फान ने हड़बड़ाकर कहा। तू नहीं जानता तो फिर कौन जानता? पूरी टीम तो तेरी सुनती है। हाँ सुनती है, लेकिन ये बात। जोफान की ज़ुबान लड़खड़ाने लगी। फिर अचानक उसका चेहरा गहरा हो गया। वो पलटा और बाकी कैरावैन गार्ड्स की ओर देखा। उनकी आंखों में हैरानी, डर और पश्चाताप था। जोफन का एक सिद्धांत है, जिसे पत्नी बनाया उसके लिए सीट कभी किसी को नहीं दूंगा। चाहे वो रिश्ता झूठा ही क्यों ना हो, वो कभी भी प्रिटेंड नहीं करेगा, जैसे उसने शंगवन चिंग्यान के साथ नहीं किया था। लेकिन अब बिना बताए, बिना पूछे उसे किसी की बीवी का पति बना दिया गया था। ये तो सीधा पीठ पीछे वार था। अब वो फंस गया था। कबूले तो खुद से धोखा, ना कबूले तो मुख्य घर में नंबर नहीं मिलेगा और दौड़ से बाहर हो जाएगा। इस बीच डीकन डय की भौहें चढ़ चुकी थीं। उसका चेहरा संदेह से भरा, कदम धीरे धीरे पीछे सरकने लगे, उंगलियां हिल रही थीं। ये साफ था वो अब किसी को बुलाने वाला था। अगर उसने एक इशारा भी कर दिया, हैमिंग सेक्ट में महाभारत छिड़ जाती। चाहे बैली यूयू सोर्ड किंग हो, यहाँ लड़ना आत्महत्या थी। उयंग लिंगतियन खुद यहाँ बैठा है और तीनों रेल्म्स के सबसे ताकतवर कल्टीवेटर्स भी यहीं इकट्ठा। जोफान और बैली यूयू दोनों जानते थे, अगर ये जंग शुरू हुई, यूयू तो निकल जाएगी, लेकिन पूरी टीम खत्म हो जाएगी। पर क्या करें? जोफान की जिद, बैली यूयू की अहमियत, किसी को झूठा रिश्ता मान लेना आसान नहीं था। डीकन डाय का हाथ आधा उठ चुका था। बस 1 सेकंड की दूरी पर था कि सब कुछ खत्म हो जाता। पूरी टीम की आंखें जोफान और बैली यूयू पर टिकी थीं। दया से नहीं, गुहार से। प्लीज़, कोई तो मान लो, झूठा ही सही। क्या फांसी पर चढ़ना ज़रूरी है? डीकन की उंगलियां कांप रही थीं और तभी एक मासूम आवाज़ ने सारा माहौल तोड़ दिया। पापा, मम्मी, मुझे भूख लगी है। आप लोग झगड़ते रहो, मेरा पेट तो देख लो। सबका सिर घुमा। क्वीर कार से बाहर झांक रही थी, चेहरे पर मासूम उदासी और गुस्सा। एकदम से सबकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई।
लाइफ गार्ड दौड़ते हुए क्वीर को गोद में उठाता है, डीकन डाई के सामने लाकर मुस्कुराता है। डीकन सामा, आप शायद गलत फहमी में हैं। चेन गुआनशी और उनकी पत्नी को देखिए, ये बच्ची उनकी है। इतनी बड़ी बच्ची, और आप कह रहे हैं कि ये दोनों कपल नहीं हैं। लेकिन अभी तो, डीकन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। गार्ड ने एक लंबी सांस ली, जो फान को देखा, फिर डीकन डाई की तरफ देखा। थोड़ा झगड़ा चल रहा था बस। चेन गुआनशी ने गुस्से में कह दिया कि मैं पत्नी को छोड़ दूंगा। अब तक सल्क कर रहे हैं दोनों। ओह, ऐसा है। डीकन डाई ने राहत की सांस ली। वो मुस्कुराया और जो फान के पास आया। साथ नाव में 10 साल बिताए और तकिया शेयर किया 100 साल। पति पत्नी में थोड़ी बहस तो होती रहती है, क्यों नहीं। जो फान ने एक लंबी सांस ली। बाइली यूयू की ओर देखा, आंखें आधी झुकी हुई, चेहरा टेढ़ा। मैं इसे अपनी बीवी नहीं मानता, और मैं ऐसा मर्द नहीं चाहती, यूयू भी तड़ाक से बोली। सच बोल गए दोनों, लेकिन डीकन डाई को तो अब यही लगा, अरे ये तो बस मैरिटल स्पैट है, घर का मामूली झगड़ा। वो हंसते हुए बोला, ठीक है, बच्ची के सामने और मत झगड़ो। वैसे भी तुम लोग काफ़ी थक गए होंगे। हमने तुम्हारे लिए आराम का इंतज़ाम कर रखा है। अगर जल्दी वापस नहीं जाना है तो यहाँ नॉर्थ सी कोस्ट घूम सकते हो। बेइज़ो में रहने वालों को भी यहाँ आने का मौका नहीं मिलता। ये जगह एक असली स्वर्ग है। तो इस मामले में डीकन डाई, आपके इस स्नेह के लिए धन्यवाद। जो फान ने झुककर अभिवादन किया, आंखें कुछ सोचती हुई इधर उधर घूमी, फिर उसने अपनी भौहें हल्की सी सीधी की, पिछली उलझन को मन से हटा दिया। उसे फिर अपना मिशन याद आया। एक लंबी सांस छोड़ी और चालक को इशारा किया, चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ। डीकन डाई मुस्कुराया और तुरंत किसी को बुलाया जो रास्ता दिखा सके। वो सच में एक आतिथ्यपूर्ण इंसान लग रहा था। लेकिन तभी धड़ाम, एक जोरदार आवाज़ हुई। एक परछाई हवा की तरह आई और गायब हो गई। डीकन डाई के रथ में किसी ने कान में फुसफुसाया, और फिर डाई का चेहरा एकदम सख्त हो गया। रुकिए चेन गुआनशी, उसने हाथ हवा में उठाकर आवाज़ दी। रुक जाइए, सॉवरेन ने बुलाया है। आप और बुजुर्ग को जोंगमेन में आने का आदेश है। जो फान की चाल वहीं जम सी गई। पूरी टीम रुक गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, चेहरे पर अचानक गंभीरता। अब ये क्या हो रहा है? सॉवरेन को मुझसे क्या काम? कहीं सब कुछ पकड़ा तो नहीं गया, या फिर ये कोई जाल है? जो फान की नज़र धीरे धीरे बेली यूयू पर पड़ी। बेली यूयू की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। मुट्ठियाँ धीरे धीरे कसने लगीं और उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई, मौत की आहट जैसे। वो दोनों अब तैयार थे, या तो सवालों का जवाब देंगे या फिर तलवारें बोलेगी।